नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका बेहद नजदीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। उसी क्रम में इन वीडियोस से भी आपको लाभ मिलेगा। इन क्वेश्चंस को देखें थोड़ा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। कहा जा रहा है कि कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित किया था। तो बैटल ऑफ कलिंगा जो है अराउंड 261 BC में ये इसमें जो कलिंग का रीजन था ना, इधर देखते हैं आप, जो वर्तमान का उड़ीसा है, तो वहाँ के किंगडम और अशोक के मध्य हुई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई और उसी के बाद ही बुद्ध ने अपना जो माफ़ कीजिएगा अशोक ने बुद्धिज्म में अपने आप को जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। कन्वर्ट हुए एक तरीके से और पूरी तरीके से उन्होंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी होती है। तो हम वायुमंडल में 5 परतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे नीचे होती है हमारी कौन सी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, ठीक है, इसको आयनोस्फियर भी कहा जाता है ना। उसके बाद थर्मोस्फियर और फिर लास्ट में एक्सोस्फियर और उसके बाद जो है आपका आउटर स्पेस। तो ये क्रम होता है। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर को हम चुनेंगे। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो आज़ादी के पहले आप देखते हैं जो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज है ना, ब्रिटिश एम्पायर से, ये इसको इसमें दिया गया था जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, ठीक। यहाँ पे आगे देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका यहाँ दिल्ली में, ठीक है। इसको किसने बनवाया था ये कमेंट करके बताएंगे क्या। इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन कौन से होते हैं। जो आप रेनबो देखते हैं, ठीक है, या विजिबल स्पेक्ट्रम में आप जो 7 कलर्स को देखते हैं विबग्योर, तो टर्मिनल कलर कौन कौन से हुए, वॉयलेट और रेड है ना, जो एंड में है सीमांत रंग। तो विकल्प ए को चुन लिया जाए। इसमें देखें किस वर्ष में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की सेना को हराया गया था। तो बैटल ऑफ तालीकोटा जो है काफ़ी फेमस है 1565 AD में, ठीक है। बी विकल्प को चुनेंगे। जनवरी 1565 में होती है, जिसमें विजयनगर और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम सुल्तान जो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के, ठीक है, इन्होंने लड़ाई करी थी। जल यानी वाटर का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच वैल्यू आप देखते हैं 0 से लेकर के 14 के बीच में। 7 पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम आते हैं तो क्या होता है, एसिडिक होगा। 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिक होता है। तो पानी क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना। तो नियरली 7 इसको चुनेंगे। आगे है अंगूर, इमली, केला है ना, ये जो फल हैं इसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन सा अम्ल किस में होता है। तो इनमें देखेंगे टार्टरिक एसिड होता है। इसमें से किसे हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस आपने जो है सुना होगा, ठीक है। तो ये अब इसके जो है कह लीजिए इंटेक से आदमी को फिर हंसी आने लगती है, ऐसा इसका इफेक्ट होता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। इसे देखें अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है जब संसद के सदन सत्र में नहीं होते और राज्य के राज्यपाल भी आते हैं। तो इसकी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की है, 213 में गवर्नर की है। तो उसी क्रम में कहा जा रहा है कि अध्यादेश संसद की पुनः सभा से कितने सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। तो देखिए मतलब ऑर्डिनेंस ऐसी स्थिति में लाते हैं जब संसद हाउस में नहीं है तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 6 महीने, ठीक है। परंतु 6 महीने के अंदर मान लीजिए जैसे कि संसद की मीटिंग हुई, ठीक है, तो अगर उसको अनुमोदित नहीं किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हफ्ते का टाइम मिलता है, ठीक है। 6 हफ्ते के अंदर अगर उसको अनुमोदन नहीं किया गया है तो ये जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है जो आपका कानून कार्य करता है। तो यहाँ पे ये सी विकल्प को चुनेंगे। अगर चाहें तो इसमें वो देखिएगा आप आर्टिकल 123 का सब क्लॉज 2, ठीक है, उसमें दिया हुआ है डिटेल।
आगे देखें किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के लिए अपनाया गया। तो आपको पता है हमारे संसद का जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, उसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। और लोकसभा को किस नाम से, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि वो निम्न सदन है, ठीक है। तो इसमें फिर जो है हिंदी नाम यहाँ पे संविधान के जो मतलब संसद के द्वारा अपनाया गया वर्ष 1954 में, ठीक है। तो अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा, ठीक है, ये कहा गया। तो ध्यान रखेंगे इसमें 1954 करेक्ट होगा। आगे देखें लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है। तो आरटीआई अगर आप मान लीजिए लोकसभा से कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस आरटीआई का रिप्लाई करने के लिए वो कौन होता है, तो वो लोकसभा के स्पीकर होता है। राज्यसभा के केस में जो ये होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो होते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो कुछ हमारे 13 लॉज को इंक्लूड करके एक नई शेड्यूल को ऐड किया गया था 1951 में, ठीक है, बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। और क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 8 शेड्यूल थी और अब कितनी है, 12, ठीक। तो अब 1951 में कौन था प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें देखें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। तो इनकी जो सैलरीज होती हैं वो जो संबंधित जिस हाई कोर्ट में वो जज हैं उस राज्य का जो ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे चार्ज होती हैं, ठीक है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो केंद्र सरकार से होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि उस 14 साल से अगर कोई कम है तो किसी भी फैक्ट्री में उसको जो है एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो ये भाग है उसमें प्रावधान है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 अनुच्छेद उसमें 23 और 24। 23 में फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है और 24 में यहाँ पे जो पूछा गया है ये बताया गया है। इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A इसके अंतर्गत किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो आप पढ़िएगा भाग 21, ठीक है। इसमें आर्टिकल 371A में नागालैंड राज्य से संबंधित जो प्रावधान है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और उसी में देखिएगा अलग अलग राज्यों के लिए आर्टिकल 371 से लेकर के 371J तक में जो है कुल ये प्रावधान अलग अलग राज्यों के लिए दिए हैं, तो इसको भी एक बार डिटेल में देखना जरूरी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। तो ये अनुच्छेद आप देखेंगे हमारा भाग 18 जो है इमरजेंसी वाला, उसमें दिया गया है 355 में। ए विकल्प को चुनेंगे। होता क्या है, जब हमारी राज्य की राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो ऐसी स्थिति में ही गवर्नर रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, है ना। तो तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो ये सब दोनों प्रावधान आपस में इंटरलिंक हैं। इसमें देखें एक जैव तकनीक जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो सुन नहीं सकते। तो इसका मुख्य रूप से जो यूज़ है यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, ये होती है सोनोग्राफी। इसको आप दूसरे शब्दों में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। कभी जैसे कोई बीमार वगैरह होता है या जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं ना, जिसमें ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करके उनके जो ऑर्गन्स है उसका लाइव इमेज जो है कैप्चर किया जाता है, जिससे अगर कोई मान लीजिए उनको दिक्कत परेशानी है तो उसका डायग्नोस किया जा सके, ठीक। तो यहाँ पे सोनोग्राफी हमारा करेक्ट होगा। इसमें ये ध्यान रखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। और इसी में अगर हम इनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की या साउंड्स की बात करें, अन्य जो इसके यूज़ होते हैं तो सिग्नल्स को सेंड करने में किसी ये अंडर वाटर जो सी वगैरह होते हैं तो उसकी डेप्थ वगैरह को नापने के लिए इन सब पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें सर्वाधिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा किस में होती है। तो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें ऊर्जा है एक्स किरणों की, विकल्प बी। देखें
40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या मान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इसमें सेल्सियस पैमाने में कोई आंकड़ा दिया है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और उसको फ़ारेनहाइट स्केल में अगर चेंज करना है तो टेम्परेचर के ही चूंकि दोनों हमारे यूनिट्स होते हैं ये, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। इसमें आप रख के कैलकुलेट करेंगे इस मान को, तो जैसे आप रख लीजिए 40 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। इसको कैलकुलेट करके कोई अन्य मान लेकर के देख लीजिएगा, डी विकल्प को। इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो इसी पे आधारित आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आकाश में जो आप तारे देखते हैं स्टार्स, तो उसका रंग जो है, तो रंग मोस्टली वो क्या होता है, सफ़ेद रंग दिखता है ना, वैसा ऐसे हाईलाइट होते रहता है कि हाँ कुछ दूर से दिख रहा है आपको, तो किसका सूचक है, तो तारे के तापमान यानी कि टेम्परेचर को डिनोट करता है ये। इसमें देखिए कौन सी सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप दो रूपों में पढ़ते हैं, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल की अगर हम दिए हुए में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा, बाकी ये सब स्केलर है। स्केलर में क्या होता है कि जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं है। और हम अगर इसके और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्केलर के एग्जांपल है। वेक्टर के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, वेलोसिटी देखेंगे, और कौन सा आ जाएगा, फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर के एग्जांपल है। देखिए फ्रिक्शन जो है कैसे कॉज, मतलब फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय व्हाट, है ना। तो जैसे दो सरफेस हैं, ठीक है, तो क्या कारण है कि उनके बीच में घर्षण बल जो है उत्पन्न होता है। तो सरफेस उनके दोनों आपस में अगर एकदम चिकने होंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर उनके सरफेस खुरदुरे होंगे, है ना, उसमें इरेगुलरिटी होगी, ऐसे उबड़ खाबड़, मान लिया कोई दो सरफेस है तो उसके बीच में जो है अगर वो संपर्क में आएंगे तो वहां पे फ्रिक्शन जो है उत्पन्न होगा। तो इरेगुलरिटी जो है विकल्प हम चुन लेंगे। देखें अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, लगभग जैसे हजारों के डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे किसी वस्तु से अगर हमको टेम्परेचर मापना है तो हम यूज करते हैं पायरोमीटर, ठीक है। फायर जैसे इंग्लिश वर्ड होता है तो उससे ही पायरोमीटर बना है। इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है तो उससे जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उससे वो रेडिएशन के फॉर्म में जो आएगी, तो वहां पे रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से ये उस टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक। देखें एक और हमारा मीटर होता है बैरोमीटर, ठीक, जिससे हम क्या मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुदाब कितना है। तो उस बैरोमीटर में वही पूछा जा रहा है कि जो हमें रीडिंग बताता है ना, तो कौन सा उसमें द्रव जो है वो उसमें यूज किया जाता है। तो उसमें भरा जाता है मरकरी। एक वोल्केनो है मौना लोआ, ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है, वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो जो फेमस है। कहाँ पे स्थित है ये, तो हवाईयन आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है, यहाँ स्थित है। आगे देखें ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को दिया गया, ये मिला था वर्ष 1919 में जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये वाला जो है, इसके माध्यम से 1919 में भी देखेंगे तो आगे इस चीज़ को और एक्सपेंड किया जाता है। जो और अदर हमारे सोसाइटी के मेंबर्स थे उस समय उनको दिया जाता है। बाद में आप देखेंगे जो पूना पैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे भी जो ये हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस है उसके बारे में इस चीज़ की बात होती है। तो ये सारे इवेंट्स जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के अलग अलग वर्षों के जो संबंधित हैं बताए गए आपको। फिलहाल यहाँ पे मुसलमानों वाला जो है ये 1919 में दिया गया। आगे देखें किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था। तो पंडिता किसकी टाइटल थी, पंडिता रमाबाई, ठीक। देखें यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के बारे में लिखा है, जनजातियों के बारे में, और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, वहाँ पे वो जो पाए जाते हैं उसके बारे में लिखा है। तो कौन सा उस संबंध में युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये तीन ठीक है। मसाई ट्राइब जो है आप मुख्य रूप से देखेंगे तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका का नॉर्दर्न एरिया, सेंट्रल एरिया, और इधर ईस्टर्न में देखेंगे मोस्टली केनिया, तंजानिया जो देश हैं इनमें ये पाए जाते हैं। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि वर्ष 1907 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो गया दो भागों में, नरम दल और गरम दल के रूप में, ठीक। 1907 में जो हुआ इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। इसमें देखिए सॉवरेनिटी शब्द आपने कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में भी सुना होगा।
तो जैसे प्रीएम्बल में भी है ना, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरेनिटी शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? सुपर एनएस, ठीक। तो अब सुपर एनएस जो है किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तो ये एक लैटिन शब्द है, ठीक। इससे बना सॉवरेनिटी, जो कि इंग्लिश शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है अगर हम मतलब सिंपल भाषा में समझे तो सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम या फिर पैरामाउंट, ठीक है। तो एक राज्य के यानी कि स्टेट, जो हम एक देश के रूप में हम स्टेट टर्म जो यूज करते हैं, उसके बारे में इस सॉवरेनिटी एज अ आइडिया जो है, अगर हम ओरिजिन की भी बात करें तो एरिस्टोटल का नाम आपने शायद सुना हो, अरस्तु जिनको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, वहां से इस चीज को लिया गया। आज जो हमारे जितने भी देश हैं वो सॉवरेनिटी जो अपने साथ जोड़ते हैं कि संप्रभु है, मतलब उस पर किसी भी और अन्य का शासन नहीं है, हम सुप्रीम अपने आप में, ठीक है। तो इस सबसे संबंधित था ये। इसमें हम बी विकल्प को चुन लेते हैं। अब देखें, किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है, इसमें से जो 4 ऑप्शन हमारे हैं, इसमें से किस माध्यम से? तो डेवलपमेंट, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। साक्षरता हमारे यहाँ कितनी है? जितनी ज़्यादा साक्षरता होगी तो लोग उतना अच्छा काम करेंगे या मतलब और योगदान देंगे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है साक्षरता दर भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य स्तर अच्छा होगा तो आप कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपके देश में ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट की संख्या ज़्यादा होगी, बेरोजगारी कम होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो सारे के सारे ही हमारे जो डिटरमाइन करेंगे डेवलपमेंट को, ई विकल्प को चुनेंगे हम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के सेंसस को ही चूंकि अभी देखा जा रहा है, तो उसमें जो आया था सबसे कम जनसंख्या थी सिक्किम की, लगभग यहाँ पे 6.5 लाख के आसपास ही लोग हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भोजन में प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन, जैसे दाल वाल में आप जैसे प्रोटीन पाते हैं, तो ये सब कम होगा तो आपको क्वाशियोरकर हो जाएगा। अब है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्दिष्ट करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है? तो हमारा जो ये आर्टिकल ये है इक्वालिटी वाला, राइट टू इक्वालिटी, उसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 17, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के हित में पदों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो रिजर्वेशन की बात हो रही है बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स के लिए, है ना। अपॉइंटमेंट में मान लीजिए किसी पद पे अपॉइंट होते हैं सरकारी विभाग में, तो ये प्रावधान आपको कहाँ मिलता है? राइट टू इक्वालिटी वाला फंडामेंटल राइट का जो भाग है उसके अनुच्छेद 16 में सब प्रावधान दिए गए हैं। देखें, इनमें से कौन सी धातु मूल अवस्था में प्राप्त होती है? तो जैसे जिंक है, क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है कि किसी न किसी, जैसे मान लीजिए अन्य धातु के साथ या इसके जो अयस्क होते हैं उसके रूप में प्राप्त करते हैं, तो उसको फिर बाद में रिफाइनिंग वगैरह करके उसको जो है अन्य रूपों में बनाया जाता है। परंतु अगर हम मूल अवस्था में प्राप्त होने वाले मेटल की बात करें तो ये होता है गोल्ड, सोना। इंडिया में भी जैसे बात करें तो बहुत ही फेमस हमारी माइंस हैं, कोलार और हट्टी, जो कर्नाटक में है। आपने शायद मूवी देखी हो KGF, जो उस पर ही आधारित ये है ना कि कोलार गोल्ड फील्ड, इस पर ही आधारित है। तो ये जो है गोल्ड में मूल अवस्था में प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे सी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन जो हमारी लौह धातुएं होती हैं यानी कि आयरन मेटल, उसके क्षरण में आवश्यक है? कोरोजन हो जाता है ना, जंग लग जाता है, तो जंग लगेगा तो क्षरण होने लगता है। तो जंग लगने का कारण क्या है? तो किसी भी वस्तु को जैसे खुले में आप रख दीजिए, ठीक है, तो उसको नमी मिलेगी, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलेगी, ये 2 कंडीशंस मिली तो उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब जंग लग जाता है तो एक बार ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जंग लगने पर क्या होता है, उस मेटल के भार में क्या फर्क पड़ेगा? तो वो हल्का हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे क्षरण के लिए ऑक्सीजन और नमी जो है इंपॉर्टेंट है। आगे है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपने जैसे सोडा वगैरह पिया हो या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं तो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? तो उसमें CO2 होता है, ठीक। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्यूबलिप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो किसका संयुक्त उपक्रम है? तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया था जून 2020 में। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, है ना, फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो उनको ये जो इंटर्नशिप होती है उसका अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उसके ग्रेजुएट्स के लिए। तो इसमें शामिल थे मिनिस्ट्री ऑफ ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
और ऑल इंडिया टेक्निकल, ये काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ठीक, तो तीनों संबंधित हैं, तो इसमें जो है ई वाला विकल्प चुन लीजिए। सरस्वती सम्मान जो है निम्न में से किस संगठन के द्वारा प्रायोजित है या दिया जाता है। ठीक, तो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं में किसी में भी, ठीक है, जो एक आउटस्टैंडिंग वर्क होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्पेशली जो लिटरेरी वर्क है हमारे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, देखिए हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने द्वीपों का ये समूह है, तो लगभग इसमें छोटे बड़े कुल मिला करके 572 आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें जिस पे लोग रहते हैं, है ना, जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, उनकी संख्या लगभग 37 है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये जो है 1917 का सेशन हुआ था, है ना, उसमें पहली महिला चुनी गई थी एनी बेसेंट। ठीक, बी विकल्प को चुनेंगे। इनसे संबंधित एक फैक्ट जो और कई बार लगातार पूछा जाता है, होम रूल लीग जो है इन्होंने स्टार्ट किया था इनके साथ लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ 1916 में। इसमें से कौन सरस्वती सम्मान का प्रथम विजेता था, तो लिटरेरी अवार्ड जो बताया गया आपको, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, इनको इनकी एक 4 वॉल्यूम की ऑटोबायोग्राफी थी, उसके लिए पहली बार जो है ये सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। 1991 से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो हैं निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, तो जैसे बुद्धिस्ट आप कुछ लिटरेचर जैसे पढ़ते हैं, त्रिपिटक देख लीजिए, है ना, दीपवंश, महावंश, और ये मिलिंद पन्हो एक पुस्तक पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में, तो ये सब जितने भी टेक्स्ट लिखे गए अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रहे और पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, तो चुनेंगे सी विकल्प को। चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि भारत ने पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक आता है, इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ये येल यूनिवर्सिटी जो है ये सब पब्लिश करते हैं। तो इसमें रैंक पूछी जा रही है कि कुल 180 देशों में जो मूल्यांकन किया गया पर्यावरणीय, उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो 2 सालों में एक बार रिपोर्ट आती है, तो 2020 वाली जो आई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग 168 थी, और अभी जो आई है तो उसमें अब रैंक हो गई है 180 देशों में सबसे आखिरी पायदान पे। तो ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें पहला जो पोजीशन पूछी जाए मान लीजिए तो डेनमार्क जो है सबसे टॉप कंट्री रहा था, तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आपके पास टाइम कम है, रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करिए। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।